हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है। और हम लोग कमिटेड हैं अपने जेआईबी को पास करने के लिए। और उसके लिए हम जो है लॉन्ग लॉन्ग क्लास रन कर रहे हैं। क्लासेस का समय डेली बढ़ता जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम अब बिल्कुल सर पर ही है। और फर्स्ट और सेकंड पेपर अगर हमने नहीं किया प्रॉपरली, तो थर्ड का जो बेनिफिट इस बार मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 15 डेज का टाइम थर्ड पेपर में मिल रहा है आपको, वो तभी उसका बेनिफिट आप उठा पाएंगे जब आपका फर्स्ट और सेकंड क्लियर होगा। आगे जो है इसका सिलेबस भी चेंज होने की बात कर रहा है आईबीएफ। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि कंसंट्रेट हो जाएं, और जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो यूनिट नंबर 39। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यूनिट नंबर 39 पीपीबी, यानी कि प्रिंसिपल प्रैक्टिस और बैंकिंग का जो जेआईबी का फर्स्ट पेपर है उसका मॉड्यूल डी, जिसको हम मार्केटिंग मॉड्यूल के नाम से जानते हैं। 37 और 38 हमारा अभी कंप्लीट हो गया था। उसमें हमने एक एक लाइन को कवर किया था ऑलमोस्ट। और अब ये 39 जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो इसमें कंज्यूमर का बिहेवियर, यानी उसकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, प्लस प्रोडक्ट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लेते हुए मार्केटिंग में कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है। और जो लोग अभी क्लास में नहीं आए, वो समझ लो नेक्स्ट टाइम आने की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगले सेशन में हम क्लास में कैसे आएंगे। बहुत ही अफसोस की बात है, अभी टाइम इतना जल्दी का भी नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है क्लासेस में प्रॉपर आएं। तो देखिए स्क्रीन पर, देखिए कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर बिहेवियर जब हम पढ़ेंगे तो कंज्यूमर की साइकोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसा कि इसके बुक के कंटेंट में दिख रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर को कई पार्ट में इन्होंने बांटा हुआ है। जैसे सबसे पहले मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, नीड्स की क्या हायरार्की होती है जीवन में। फैमिली लाइफ साइकिल कैसे होता है, लर्निंग एंड हैबिट डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, गैप एनालिसिस, चेंजिंग लॉयल्टी, और एक इसमें रोल ऑफ बिग डेटा ऐड कर दिया गया है। और लास्ट टाइम इसमें से दो तीन क्वेश्चंस आए थे। कोई स्टूडेंट ऐसा बैठा है जिसको ये याद आता है कि रोल ऑफ बिग डेटा से कोई क्वेश्चन आया था? वो उसी को याद आ सकता है जो पढ़ के गया होगा या समझता है कि क्वेश्चन क्या था। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को पूरी तरह से डिफाइन किया है, प्रोडक्ट की स्ट्रेटजीज, और प्रोडक्ट प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट में कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, इस तरह। तो इस तरह से एक कंप्लीट टॉपिक होगा। तो सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर क्यों जाना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको लेने वाला कंज्यूमर है, कस्टमर है। ठीक है। और वो कंज्यूमर, अगर आप उसको नहीं समझते वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है, तो आप अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे बात करी उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर। तो देखिए कंज्यूमर बिहेवियर को जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया हुआ है। और कंज्यूमर बिहेवियर, उसके जो जो उसकी थिंकिंग है, सोच है, और उसके घर का जो एनवायरनमेंट है, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो जो कंज्यूमर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। तो इसके लिए मैं आपको एक वो दिखाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा, तो उससे आप आसानी से समझ पाएंगे। ये सामने जो है स्क्रीन को अगर आप देख रहे हैं, तो अगर आप इसे देख रहे हैं तो आप मैस्लो की हायरार्की है ये। मैस्लो की हायरार्की है। और मैस्लो की हायरार्की के अकॉर्डिंग जो नीड्स हैं वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। अब 5 पार्ट में सबसे जो पहली नीड है, जो सबसे पहली नीड है, उसको उन्होंने बोला हुआ है साइको फिजियोलॉजिकल नीड। अब फिजियोलॉजिकल से मतलब क्या है? फिजियोलॉजिकल लॉजिकल से मतलब है कि जो आपके शरीर को जरूरत है। फिजियोलॉजी आपने कहीं सुना होगा अगर। ठीक है। तो जो आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है। और इस फिजियोलॉजी में आपको सबसे पहले फूड चाहिए। अगर आपको फूड मिल जा रहा है, तो इसका मतलब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड जो है
पूरी हो रही है। अगर आपको फूड मिल जा रहा है तो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो पूरी हो रही है। तो अगर आपकी फूड की जरूरत पूरी हो जाती है तब आप सोचते हैं कि अब सेफ्टी भी मिले। तो देखा होगा आपने, सबसे पहले जब इंसान रोटी कमाने निकलता, आपने सुना होगा कि रोटी कमाने निकल रहा है, तो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड, फिर जब वो रोटी कमाने लगाता है तो वो देखता है कि मुझे जो रोटी लगातार मिलती रहे, मीन्स वो पहले तो डेली वेजेस में काम करना पसंद कर लेता है, लेकिन फिर सोचता है ऐसी नौकरी पकड़ूं जहां मंथली जो है मुझे इनकम होती रहे। तो ये सेफ्टी आता है। सेफ्टी में क्या होता है, रेगुलरिटी हो गया, रेगुलरिटी ऑफ जॉब हो गया। अब इसके बाद वो ये देखता है कि मुझे जो जॉब मिल रहा है, मुझे जो जॉब मिल रहा है वो सोसाइटी में रिकॉग्नाइजेबल है या नहीं है। स्टार्टिंग में तो कोई भी जॉब कर लेता है, उसके बाद वो रेगुलरिटी में आता है, फिर वो देखता है मुझे सोसाइटी में क्या रेस्पेक्ट मिलने वाला जॉब है या नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कई काम होते हैं उसमें पेमेंट खूब होती है, पेमेंट अच्छी मिलती है, लेकिन उस काम को नापसंद करके लोग उस काम को पसंद करते हैं जहां पेमेंट उतनी अच्छी नहीं होती है। तो वो सिर्फ लव एंड बिलोंगिंग, यानी जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके काम को पसंद करें। ठीक है। उसके बाद आता है स्टीम। स्टीम को हम लोग बोलते हैं प्रमोशन। तो वो ये देखता है कि क्या इसके बाद और क्या चांसेस हैं। तो वो जो स्विचिंग करते हैं लोग अपने जॉब से, वो एस्टीम नीड के वजह से करते हैं। ठीक है। उसके बाद एक स्थिति आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी जो फाइनल पोजीशन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप में ये मानना कि हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक पोजीशन पर आ गया हूँ। तो ये मैस्लो की हायरार्की है, और मैस्लो की हायरार्की के अकॉर्डिंग पहली बात तो इसमें एक क्वेश्चन यहीं से सीधे पूछ सकता है। ठीक है। मैस्लो की हायरार्की कितने स्टेप में है, 5 स्टेप में है। ठीक है। फिजियोलॉजिकल यानी जो शारीरिक जरूरतें हैं, सबसे पहले भोजन, सेफ्टी जहाँ रेगुलरिटी मिल जाए आपको, पक्की जॉब मिल जाए, फिर लव एंड बिलोंगिंग जहाँ सोसाइटी आपको रेस्पेक्ट करे, सोशल रेस्पेक्ट मिले आपको, एस्टीम में प्रमोशन, और लास्ट है स्टेज फाइनल एक्चुअलाइजेशन, जब बिल्कुल संतुष्टि टाइप की हो जाती है तो उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अब हम बुक की थ्योरी को देखते हैं जरा। While considering the marketing of product, whether a physical और सर्विस, तो अब यहाँ पर ही ध्यान रखना, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो या सर्विस, प्रोडक्ट दो पार्ट में है, उसमें चाहे फिजिकल यानी कि गुड्स हो या सर्विस, दोनों हो। वी मस्ट अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड एज पर द मैस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की, नीड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो आप यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको चार्ट से समझाया था, फिजियोलॉजिकल में क्या होगा, फूड ड्रिंक ऑक्सीजन स्लीप सबसे जरूरी है पहला। सेफ्टी में अवॉइडेंस प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेटनिंग सिचुएशन एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी का रेगुलर जॉब मिल जाए और आपका काम करने की कंडीशंस अच्छी हो थोड़ी। सोशल नीड्स में फ्रेंडशिप अफेक्शन एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जो लोग पसंद करें आपके काम को। सेल्फ स्टीम में सेल्फ रेस्पेक्ट रिकॉग्निशन स्टेटस एंड सक्सेस, और सेल्फ एक्शन सेल्फ कि आप बिल्कुल जो चाहते थे जीवन में वो मिल गया आपको। ठीक है। तो फैमिली लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग, अब इसमें हाँ फैमिली लाइफ साइकिल में इसमें एक क्वेश्चन पक्का आता है, इसको ध्यान से देखिएगा। उसमें उन्होंने यहाँ से 1 क्वेश्चन आपका आता है, और वो उसने 4 पार्ट में एक फैमिली लाइफ साइकिल को बांटा है। तो सबसे पहले यंग बैचलर, देखो इसमें जो है जो बिल्कुल चाइल्ड है उसको नहीं लिया गया है, वो हमारा कस्टमर पे उस पर ज्यादा फोकस नहीं है। तो यंग बैचलर है जो बिल्कुल यंग है अभी। ठीक है। तो अभी अभी जॉब लगी है उसकी, तो उसकी पर कैपिटा इनकम क्या होती है, हाई, और नो डिपेंडेंट होता है, फ्यू फाइनेंशियल बर्डन, केवल टेलीफोन बिजली का बिल है, रेंट है, बस और कोई बर्डन नहीं होता उसका। ठीक है। तो वो उसको आप कौन सा बैंकिंग नीड्स उसकी होती हैं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है, ऑटो लोन लेना चाहता है, लो कॉस्ट बैंकिंग सर्विसेज चाहता है। ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें ये जो 4 कैटेगरी हैं उनसे रिलेटेड घुमा घुमा के पूछता है। अगर आपको चीज समझ में आ रही तो बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है। दूसरा आता है हाफ नेस्ट। हाफ नेस्ट का मतलब है अभी घोंसला हाफ है, और घोंसला हाफ हाफ कब होता है, जब मैरिड हो जाते हैं लोग। ठीक है। या उसके छोटे छोटे चिल्ड्रन है, मैरिड विद यंग चिल्ड्रन। तो उसमें क्या होता है, उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, आपकी भैया घर बनाओ, और लो लिक्विडिटी, मीन्स उसको एकदम से पैसा वैसा नहीं चाहिए अभी।
ठीक है, तो वो कौन सा मॉर्गेज लोन, क्रेडिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट एंड ड्यूरेबल लोन्स लेता है। फिर फुल नेस्ट, जब उसके बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ठीक है, या 10-12 साल के होते हैं, तो उसमें इनकम उसकी स्टेबलाइज हो जाती है और गुड फाइनेंशियल पोजीशन पर होता है। तो होम को इम्प्रूवमेंट यानी रिनोवेशन का लेता है, अगर उसने 10 साल पहले होम लिया था तो रिनोवेट करता है, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट करता है, फ्लेक्सी डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। ठीक है, अब आप बात आती है एम्प्टी नेस्ट की। तो एम्प्टी नेस्ट में क्या है कि ओल्डर होते हैं और वो जो उनके बच्चे होते हैं वो कहीं जॉब में चले जाते हैं, तो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इनकम होती है और उसमें सोशल सिक्योरिटी चाहिए होती है, सम लोन चाहिए होती है, या पेंशनर लोन चाहिए होता है। जरा मुझे बताएंगे चारों चीज आपके समझ में आई या नहीं आई? आकर इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मैंने बोल दिया। और ये बहुत कॉन्सेप्चुअली स्लाइड है, कॉन्सेप्ट से है, कोई इसमें बहुत बड़ी वो नहीं है। ठीक है, चलो अब आया लर्निंग एंड हैबिट डेवलपमेंट। तो जो भी हमारे बिहेवियर्स होते हैं, इन्फ्लुएंस बाय हिज परसेप्शन ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने बारे में क्या सोचता है, एंड थिंग्स अराउंड हिम, और उसके आसपास क्या चीजें हैं। जैसे अभी हम बात करें कि कुछ लोग थोड़ा लेट आए, तो वहां पर क्या है, उन्होंने कहा लेट आने में 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो क्या है, रात में सुबह 4 बजे तक पढ़ा, किसी ने पढ़ा सुबह 4 बजे तक? साइलेंस ही हो गई एकदम, नहीं पढ़ा। और क्या कारण हो सकता है अगर 4 बजे तक नहीं पढ़ा? घूमने गए होंगे तो 12-1 बजे तक आ गए होंगे। तो अगर 12-1 बजे तक आप घूमने गए थे और आ गए, तो 8 साढ़े 8 बजे की क्लास में आना कोई मतलब बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, आ सकते हैं आप। ठीक है, और क्लास में आने के कई सारे ऑप्शंस और हैं आपके पास। आप अपने घर में हैं इस समय, आपसे रिक्वेस्ट है सुबह चाहे 5 बजे क्लास हो चाहे 6 बजे क्लास हो, आपको क्लास ऑन तो कर देनी है एटलीस्ट। और अगर आपको नींद आ रही है तो कान में डाल के न सोएं। उसको तरीका है कि स्पीकर की आवाज खोलें आप। अगर आप कान में डाल के सोएंगे तो उसे आप अकॉर्डिंगली थोड़ा मॉडरेट साउंड कर लेंगे और म्यूजिक की तरह सुनते सुनते सोते रहेंगे आप। तो आपको आवाज तेज रखनी है कि आपको सोने ना दे। ठीक है, और जैसा मैं बताता हूँ कि जेआईबी सीआईबी में, जेआईबी एक ऐसा मतलब पार्ट है इनका आईआईबीएफ का, जिसको सुन के पास किया जा सकता है। ठीक है, सीआईबी सुन के पास नहीं किया जा सकता। सीआईबी में न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बहुत हाई लेवल के होते हैं। ठीक है, जब आप लोग सीआईबी में पहुंचोगे तब मेरी ये बात याद रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका परसेप्शन, एक बात तो ये हो कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा जेआईबी या नहीं कर पाऊंगा, तो उसकी वजह से आप इन्फ्लुएंस हैं तो नहीं आ रहे हैं। दूसरा, थिंग्स अराउंड हिम, आपके आसपास की पोजीशन कैसी उसकी उसे, हिज परसेप्शन इज अफेक्टेड। देखो अफेक्टेड का मतलब है कि नेगेटिव इफेक्ट होना, बाय सेल्फ कॉन्सेप्ट, हिज सेल्फ कॉन्सेप्ट, नीड, मोटिवेशन एंड नॉलेज एंड पास्ट एक्सपीरियंस, फीलिंग, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी। कितनी सारी चीजें हैं जिससे आपका परसेप्शन डेवलप होता है। आप क्या सोचते हैं ये डेवलप होता है। The consumer behavior is also influenced by the learning and developing new habits. तो आपके वहां नई नई हैबिट्स कौन सी आ रही है, उससे भी आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं लोग, जिम जाते हैं, ये सब चीजें क्या है, लर्निंग एंड डेवलपिंग न्यू हैबिट्स है। एज ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी, customers are made aware about the use and benefit of the products. Learning is a process whereby needs, motives, or derives are triggered by some cues to cause the individual to respond in an effort to satisfy the need। तो अब उसने बोला जो नीड्स हैं, इसने बोला यहाँ पे लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें नीड, मोटिव्स, ड्राइव्स ट्रिगर्ड होते हैं किसी क्यू से। ठीक है, some cues to cause the individual to respond in an effort to satisfy need। तो नीड को सेटिस्फाई करने वाले एफर्ट को रेस्पॉन्ड करने के जो कारण हैं, उनकी वजह से ये जो है नीड, मोटिव्स और ड्राइव्स, ट्रिगर्स जो होती हैं वो लर्निंग प्रोसेस में आती हैं। इनकी वजह से लर्निंग शुरू होती है। जो एफर्ट्स आप करते हैं, इंडिविजुअल जो रेस्पॉन्ड करता है,
द एडवर्टीजमेंट में वर्क एज ए क्यू, तो एडवर्टीजमेंट हमारे लिए क्या है, क्यू की तरह काम हो रहा है, क्यू की तरह काम करता है। वाइल परचेज इज ए रेस्पॉन्स टू द क्यू, तो जो क्यू है उसके रेस्पॉन्स में हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं। द रिपीटेड एडवर्टीजमेंट रीइंफोर्स द लर्निंग प्रोसेस, हमको सिखाता है, सिखाने का मतलब आप जब भी मान लिया कोई सामान लेते हैं तो आप अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, मीन्स वो आपको कुछ सिखाता है कि भैया घर ले लो, तो घर लेने से आप कुछ सीखे तो आपने परचेजिंग करी। व्हेन लर्निंग इज reinforced a lot and repeat behavior is produced, it may result the purchasing। तो जो आपका एडवर्टीजमेंट है, पहले वाले में तो आपको वो बोलता है इज ए परचेज इज ए रेस्पॉन्स टू द क्यू, जो क्यू है उसका रेस्पॉन्स मिलता है और उससे आप परचेज करते हैं। और रिपीटेड एडवर्टीजमेंट क्या करता है, वो आपकी लर्निंग प्रोसेस को रीइंफोर्स करता है, पक्का करता है, मजबूत करता है। व्हेन लर्निंग इज रीइंफोर्स ए लॉट, द रिपीट बिहेवियर इज प्रोड्यूस्ड, इट में रिजल्ट इन द परचेजिंग हैबिट। तो जब बार बार रीइंफोर्समेंट होता है तो जो रिपीट बिहेवियर है वो आपको खरीदने के लिए आगे बढ़ाता है, ठीक है। द मार्केटर ब्रेक हैबिट, जो आपकी हैबिट है उसको ब्रेक करते हैं बाय गिविंग फ्री सैंपल, इंट्रोडक्टरी ट्रायल ऑफर एंड स्पेशल डिस्काउंट ऑन ओपनिंग एंड जनरेट न्यू। तो आपकी जो नॉर्मल हैबिट थी उस हैबिट को ब्रेक करते हैं मार्केटर, ठीक है। इन हैबिट एक्विजिशन एन अटेम्प्ट इज मेड टू बिल्ड अ प्रोडक्ट प्रेफरेंस हैबिट, तो यहां पे बोला है कि जो हैबिट की एक्विजिशन है वो एक अटेम्प्ट है जो इज मेड टू बिल्ड अ प्रोडक्ट प्रेफरेंस है, और उससे आपके प्रोडक्ट की प्रेफरेंस हैबिट बढ़ती है कि मुझे नहीं वही वाला टूथपेस्ट चाहिए, ठीक है। वंस कंज्यूमर मेक्स द परचेज द हैबिट रीम, और उसकी हैबिट क्या हो जाती है, उससे रीइंफोर्स होती है टू मेक देम हैबिचुअल यूजर। तो सबसे पहले बोला उसने कि परचेज के लिए एक हैबिट बनती है, और जब वो परचेज कर लेता है तो उसकी वो हैबिट रीइंफोर्स होती है और फिर वो हैबिचुअल यूजर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग, इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग, मैंस एटीट्यूड एंड बिहेवियर आर इन्फ्लुएंस बाई, अब इसमें बोलता है कि डिसीजन मेकिंग में कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है इसमें, सेवरल लेवल ऑफ सोसाइटी कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लासेस, रेफरेंस ग्रुप, फेस टू फेस ग्रुप, इतनी चीजें आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, इनसे आपका बिहेवियर बदलता है, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो यूथ हैं वो काफी नशा वगैरह करते हैं, तो वो किसकी वजह से करते हैं, इसमें से सोसाइटी का कल्चर हो सकता है, ठीक है। उनके वहाँ जो लोग आसपास हैं, रेफरेंस ग्रुप हैं, उनकी वजह से हो सकता है, फेस टू फेस देख देख के सीख जाते हैं, ठीक है। द मोस्ट एंड्योरिंग इन्फ्लुएंस आर फ्रॉम कल्चर, और कल्चर वही बात आएगी कि आपके कल्चर में क्या है वो सबसे जल्दी सीखते हैं आप। मैन टेंड्स टू एसिमिलेट his culture more and folkway until he interact with the member of other culture। तो यहाँ पे बोला कि वो अपने कल्चर, हिज कल्चर, अपने कल्चर से ज्यादा वो प्रभावित रहता है जब तक वो किसी अदर कल्चर को फेस नहीं करता या अदर कल्चर वाले लोगों से नहीं मिलता। तो आजकल देखिए आप कि जो इंटर कास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, वो उनकी जैसी कुछ हैबिट्स ट्रांसफर हो रही हैं, सीख रहे हैं लोग। तो अब जो है सोसाइटी में वो लाइन खींचना मुश्किल हो जाता है कि ये कौन कैटेगरी का है या कौन रिलीजन से है, ठीक है। कुछ एक्सट्रीम पे जाके तो प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन अदरवाइज अगर हम विद इन हिंदू बात करें तो वहां पर क्या है कि अब सिमिलरिटी सी है, पता ही नहीं लगता कि ये बिहार का रहने वाला है या राजस्थान का रहने वाला है, क्योंकि सब मिक्स अप हो गए हैं, ठीक है। और अपनी हैबिट्स दूसरे मेंबर के से जब इंटरेक्ट करता है उसके कल्चर कल्चर तो उस जैसी हो जाती, तो हाइब्रिडाइजेशन काफी हो गया आजकल। सब कल्चर आर द रीजनल एंटिटीज, एक पर्टिकुलर इलाके में जो हो रहा है उसमें, तो जैसे इंडिया का एक कल्चर है और हर स्टेट का कल्चर को उन्होंने सब कल्चर बोल दिया। रिलीजन, ठीक है, तो रिलीजन भी सब कल्चर है, मतलब पूरे इंडिया में पर्टिकुलर रिलीजन के लोग एक अलग तरह से। नेशनैलिटी,
अगर वर्ड में जाएं तो, और fraternal order provide broad identification to the person and thus influence his decision making process for buying product. The individual at time needs to identify himself with a reference group even though he may not be formal member of the society. तो यहाँ बोला कि इंडिविजुअल जो होते हैं उनकी आइडेंटिटी वो अपने आप को कैसे पहचानते हैं, विद रेफरेंस ग्रुप, जबकि वो उसके फॉर्मल ग्रुप मेंबर नहीं है दूसरे ग्रुप के, तो दूसरे ग्रुप की वजह से उसको पहचान मिलती है। द बिहेवियर ऑफ द ग्रुप इन्फ्लुएंस हिज, और वो जो ग्रुप है उसकी बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, आई हैव फेस टू फेस ग्रुप मैनी ए टाइम गिव्स एन इंडिविजुअल द सपोर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ फ्रेंड। अब जो फ्रेंड से मिल रहे हैं, कलीग से मिल रहे हैं, नेबर से मिल रहे हैं, फैमिली, वो जो सामने कर रहे हैं वही काम आप भी करते हैं। उसने एक आइटम लिया तो आप भी कहते हैं चलो मैं भी लेता हूं। ठीक है, अब आई बात कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, रिलेशनशिप मार्केटिंग इज द अट्रैक्टिंग, मेंटेनिंग एंड नर्चरिंग। तो ये हम बार बार कर रहे हैं, किसी नए को लाना, उसको मेंटेन करना और उसको डेवलप करना। नर्चर माने होता है पालना एक तरह से। ठीक है, तो यहां पर क्या है, रिलेशनशिप मार्केटिंग इज द अट्रैक्टिंग, मेंटेनिंग एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर इन ए मल्टी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एम्ड एट कस्टमर रिलेशन, एम्ड एट कस्टमर रिलेशन। ठीक है, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिटेंशन, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिटेंशन। तो यहां पर है रिलेशनशिप मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमारा वो कस्टमर लॉन्ग टर्म तक रहे। ठीक है, रिलेशनशिप विद एक्सटेंड मार्केट हु इन्फ्लुएंस और प्रोवाइड रेफरेंस। तो जो हमारे एक्सटेंड मार्केट, एक्सटर्नल रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल मार्केट हु इन्फ्लुएंस और प्रोवाइड रेफरेंस, तो बाहर के मार्केट से रिलेशनशिप डेवलप करना जिससे कि वो रेफरल दे लोगों को। इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज, कस्टमर सर्विस एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो ये भी बात है कि इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग एक्टिविटी होगी और कस्टमर सर्विस अच्छी होगी और क्वालिटी स्टैंडर्ड बनेंगे। ठीक है, तो यहां से वन क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग, तो लॉन्ग टर्म कस्टमर रिटेंशन, रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल मार्केट हु इन्फ्लुएंस और प्रोवाइड रेफरल्स, इंटीग्रेटिंग मार्केट एक्टिविटीज, कस्टमर सर्विस एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। एक क्वेश्चन यहां सर आ सकता है आपका। ठीक है, सीआरएम कॉन्सेप्ट एंड द डेटाबेस बिकम्स द फोकल पॉइंट। आपको मैंने बताया था इस डेटाबेस से रिलेटेड इस चैप्टर में नया वो वर्ड जुड़ा है, जरा बताइए क्या है, मैं सबसे सुनना चाहता हूं। आपके ड्रेस पोजीशन से कोई मुझे गुरेज नहीं है, केवल ये देखना है कि आप उठे हुए हैं या नहीं है। और अब ये जो क्या बोलते हैं, ये वाला जो मैंने अभी बोला हुआ अचानक, ये अक्सर मैं आपसे आपका कैमरा ऑन करवाऊंगा मैं, क्योंकि एग्जाम है। ठीक है, एग्जाम है तो हमें जो है थोड़ा सा अलर्ट होना है, सुनना है। और जेआईबी तो आप कर ही रहे हैं, अच्छी बात है। अदरवाइज आप मेरी अगर क्लासेस ले रहे हैं तो आपको बैंकिंग लाइफ में बहुत सारी जनरल बातें भी सीखने को मिलेंगी, आपके प्रमोशनल के एस्पेक्ट से, आपके जो जो आप काम कर रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ है ना। मीना जी आपका, कि यार मीना, ललित कुमार साहू, आदित्य मिश्रा, सुरभिका पात्रो, सुजाता बोई, मंजू जायसवाल। और ये हमारी जो क्लास हैं कोई एकेडमिक क्लासेस नहीं है कि हम जो है आपके यहाँ पे मार्क्स कम कर देंगे कि आपने जो है ड्रेस स्कूल वाली नहीं पहनी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं, अभी हम कल्चर की बात कर रहे थे, तो कहीं गर्मी है कहीं ठंडी है, अलग अलग क्लाइमेटिक पोजीशन है, तो वो सब लोग अपने अपने घर में उसी हिसाब से। अब ऐसा तो होगा नहीं कि बहुत ठंड हो रही मसूरी में कोई जो है केवल टी शर्ट पहन के बैठा हो, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, और किसी ने अगर जैकेट पहन रखी है तो वो गर्मी में तो पहना नहीं होगा, तो वहाँ ठंडी हो रही होगी। ठीक है,
तो अभी बहुत सारे लोगों ने जो है अपना ये जो पिक है वो दिखाया नहीं है, ठीक है। सुजाता भोई, मंजू जायसवाल। लेडीज का तो ये हो सकता है उन्होंने माइक चला दिया होगा और चाय वाय बना रही हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उनको घर की जिम्मेदारी भी देखनी होती है। चलो गुड, बहुत बढ़िया। चलो कुछ लोगों ने थोड़ी सी देर के लिए लिखा, चलो आप चाहें तो, बल्कि अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, आप अपना वीडियो, अगर आपका डेटा ठीक आ रहा है तो अपना वीडियो ऑन रखें, क्योंकि आपको एक डर लगेगा कि नहीं मुझे कोई देख रहा है, तो थोड़ा सा इससे भी फर्क पड़ जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई। तो हम लोग, मैं बात कर रहा था ये डेटाबेस से रिलेटेड, क्या वो बात है, तो मैंने बताया था आपके बुक में एक नया कंटेंट ऐड हुआ है, वो उसका नाम क्या है? बिग डेटा। डेटा बिग एनालिसिस, डेटा, डाटा बिग स्ट्रक्चरिंग। डेटा, ठीक है। तो बिग डेटा जो है, मैंने बोला वो नया ऐड हुआ है, और लास्ट टाइम भी उसमें से शायद 2 क्वेश्चन आए थे, और मुझे लगता है इस बार भी क्वेश्चन आएंगे, तो हम इस चैप्टर में उसको बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे। और सीआरएम कॉन्सेप्ट एंड द डेटाबेस, तो यहाँ वही बात आ रही है कि डेटाबेस जो है वो बिग डेटा करके अब यूज हो रहा है, ठीक है। ये फेसबुक है, गूगल है, क्या यूज कर रहे हैं? बिग डेटा। मतलब जितना किसी कंट्री के पास डेटा नहीं है, उतना इन कंपनियों के पास डेटा है, चाहे वो चाइना हो चाहे वो इंडिया हो, अकेले इन कंपनियों के पास इतना डेटा है, ठीक है। बिकम्स द फोकल पॉइंट ऑफ, और वो डेटा से ही सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, फ्रॉम कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम टू इंटरनल कम्युनिकेशन। तो अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन मार्केटिंग एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग में फर्क है, एक क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है, ट्रांजेक्शन मार्केटिंग और रिलेशनशिप मार्केटिंग में कंपैरिजन। मैंने सिर्फ जो है कैमरा ऑन करने को बोला था, माइक ऑन करने को नहीं बोला था, मीनाक्षी मैडम। तो यहां पर एक पॉइंट ये आ रहा है कि ट्रांजैक्शन मार्केटिंग और रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या फर्क है। तो ट्रांजैक्शन क्या है? किसी फाइनेंशियल इनपुट को लेते हुए कोई एक्टिविटी हो जाना, वो ट्रांजैक्शनल मार्केट। जैसे सिंगल सेल फोकस, ये सेल कर दी, ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट फीचर ओरिएंटेड, कि प्रोडक्ट में खास बात थी और उसके अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट में एक खास बात थी और उसके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम होता है ट्रांजेक्शन मार्केटिंग। लो इम्फेसिस ऑन कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस बस सेल कर दी, बात कर रहा हूं। मॉडरेट कस्टमर कांटेक्ट, ज्यादा कांटेक्ट नहीं होता। मॉडरेट क्वालिटी कंसर्न, तो यहां पर क्या है, थोड़ा कैजुअल अप्रोच है ट्रांजेक्शन मार्केटिंग में। जबकि रिलेशनशिप मार्केटिंग में कस्टमर रिटेंशन फोकस, कि आपने सेल किया तो आप उतने में सेल करना चाहते हैं कि ये अगली बार भी आ जाए। प्रोडक्ट बेनिफिट ओरिएंटेड, तो यहां पे फीचर है, यहाँ बेनिफिट है। तो फीचर और बेनिफिट से क्या फर्क है, कोई बता सकता है फीचर और बेनिफिट से क्या? जैसे मैं बात करता हूं, मेरे पास ये पेन है, इस पेन से मैं इसकी स्क्रीन पे लिखता हूं, ठीक है। इस पेन से मैं स्क्रीन पे लिखता हूं और बहुत बढ़िया लिखता है ये, दिस इज द फीचर ऑफ दिस पेन, ठीक है। अगर मैं ये आपको दे दूं तो आपके लिए कैसा है ये पेन? अच्छा, बेनिफिट। बेनिफिशियल नहीं होगा सर। आप इस पेन के लेके कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये आपके सिस्टम पे यूज नहीं होगा। तो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, एचपी का प्रोडक्ट है, 5,000 रुपए का प्रोडक्ट है, लेकिन आपके लिए बेनिफिटेड नहीं है ये। तो ऐसे प्रोडक्ट को वो करना, ऐसे प्रोडक्ट को सेल करना जो उसके लिए क्या हो, बेनिफिटेड हो। सस्ते से मतलब नहीं है, बहुत अच्छे से मतलब नहीं है, लेकिन उसके लिए उसका वो यूज भी कर पाए, ठीक है। क्लियर हो गया? जैसे मैं अपना रियल एग्जांपल देता हूं कि मैंने
एक आईफोन खरीदा, आईफोन खरीदा तो उसमें कुछ झंझट से लगे मुझे। कोई भी डेटा है ट्रांसफर करना बड़ा मुश्किल है, सारे ब्लूटूथ जुड़ते नहीं है उससे, उसमें बाहर से एक्सटर्नल कोई डिवाइस नहीं लग पाती है, ठीक है, चिप नहीं है उसमें। तो वो फीचर उसके अच्छे होंगे, लेकिन वो मेरे लिए बेनिफिटेड नहीं रहा, तो वापस मैं फिर एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा हूँ। ठीक, तो आपको वो प्रोडक्ट डिवाइस करना है जिसमें फीचर अच्छे होंगे या बेनिफिट अच्छे होंगे। Benefit. बेनिफिट हो, फीचर बेनिफिट जो भी हों वो कस्टमर के बेनिफिट वाले हों। ठीक है, अगला शॉर्ट टर्म फ्रेम और ये लॉन्ग टाइम स्केल है। ठीक है, हाई इम्फेसिस ऑन कस्टमर सर्विस पे इम्फेसिस है। ठीक है, यहाँ पर लो इम्फेसिस है। तो ये जो तीनों पार्ट हैं वो हाई हो गए यहाँ पे। कस्टमर कांटेक्ट और क्वालिटी कंसर्न इसमें क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, सुरभिका तुम्हारे घर से आवाज आ रही है। हम्म, तो मैंने बोला यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, वो इस तरह से पूछेगा कि आउट ऑफ दीज विच इज द पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मार्केटिंग, या आउट ऑफ दीज विच इज द पार्ट ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक और स्लाइड आ रही है हमारे पास यहाँ पे, एक्टिविटीज अंडर सीआरएम। जो सीआरएम के अंदर एक्टिविटीज होती हैं, क्या क्या चीजें कवरेज होती हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कौन कौन सी चीज होती हैं। इस्टेब्लिश एंड मेंटेन अ कस्टमर इंफॉर्मेशन डेटाबेस, इस्टेब्लिश एंड मेंटेन अ कस्टमर इंफॉर्मेशन डेटाबेस। ठीक है, तो यहां पर ही वाला कि पहली बात तो डेटाबेस को स्टैब्लिश करना, उसको मेंटेन करना, अपडेट भी करते हैं। दूसरा, एनालाइजिंग इनफॉर्मल कस्टमर फीडबैक, जो कस्टमर के फीडबैक है उनको एनालाइज करते रहना। मैनेजिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम, कम्युनिकेट कैसे, उसके प्रोग्राम को मैनेज करना। ऑडिटिंग एंड रिक्लेमिंग लॉस्ट कस्टमर, तो ये भी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है कि आउट ऑफ दिस विच इज नॉट द एक्टिविटी ऑफ कम्स अंडर सीआरएम, क्योंकि इसमें 7 ऑप्शन है तो 7 में से कोई भी आ सकते हैं। प्लानिंग कस्टमर कॉन्टेक्ट पॉइंट, कंडक्टिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे, होस्टिंग स्पेशल इवेंट। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग बताइए इसमें से आपके बैंक में 6 नंबर पॉइंट कौन सा है। आपके बैंक में 6 नंबर पॉइंट किसी के बैंक में है। हाँ सर, ग्राहक सम्मेलन वगैरह नहीं करते हैं, कस्टमर मीटिंग वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमर मीट करते हैं। और आजकल तो अगर वो कस्टमर उसका डेट ऑफ बर्थ है और वो अगर आपके वहां आ जाए तो आप बर्थडे भी वही मनवा बर्थडे देते भी हैं उसका, मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे, जो पीछे से फीडबैक कॉल आती हैं, ठीक है, प्राइवेट बैंक ज्यादा करते हैं। और प्लानिंग कस्टमर कांटेक्ट पॉइंट, बोलिए। प्लानिंग कस्टमर कांटेक्ट पॉइंट में ये है कि जहां जहां कस्टमर आते हैं, एटीएम में, ब्रांच में, ठीक है, कैफे में, वहां उनसे मुलाकात करना, या उनसे वहां पे फीडबैक फॉर्म ले लेना, उनसे इंफॉर्मेशन ले लेना, ये कस्टमर कांटेक्ट पॉइंट है। ठीक है, तो ये 7 चीजें हैं जो एक्टिविटीज किस में काम आती हैं, सीआरएम में। ठीक है, चलो अब आया गैप एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। सीआरएम ट्राइज टू क्लोज द गैप इन द कस्टमर परसेप्शन एंड द फर्म परसेप्शन। अब देखो यहाँ पे 2 चीजें, परसेप्शन का मतलब एक तरह से होता है सोचना, ठीक है, या प्री प्री इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पहले से किसी के बार ओपिनियन, प्री ओपिनियन कह लीजिए आप। ठीक है,
किसी के बारे में सर कुछ उसको सोचना। हिंदी में पूर्वाग्रह बोलते हैं। पूर्वाग्रह, बिल्कुल ठीक है, पूर्वाग्रह। ठीक है, कि पहले से सोचना कि ये तो ऐसा है। ठीक। तो कस्टमर क्या सोच रहा है और फर्म क्या सोच रही है, इसके जो गैप को है वो क्या करता है, ट्राई करता है क्लोज करना। बहुत बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। जैसे आपने सोचा एक फोन आए जिसका वेट लगभग 50 ग्राम हो, और कंपनी ने सोचा कस्टमर को 100 ग्राम वाला फोन अच्छा लगता है, तो ये बहुत बड़ा गैप हो गया। ठीक है। और वो कंपनी जो कस्टमर की इच्छा को जान जाए, कस्टमर के परसेप्शन को जान जाए, तो वो कैसा प्रोडक्ट बनाएगी? कस्टमर को अच्छा लगे। कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। जो नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं, कस्टमर की सोच। मतलब यहाँ रिक्वायरमेंट ना कहने, कई बार क्या होता है कि चॉइस। कस्टमर की सोच उतनी अच्छी नहीं होती है। अच्छा। मीन्स जैसे मैं कल एक शोरूम में गया था, तो वहाँ चप्पल देख रहा था मैं। ठीक है। तो 500 की सिंपल, जैसे लखानी वगैरह की चप्पल, थोड़ा डिजाइनर थी वो। ठीक है। तो उसमें लाल काले कलर थे, ऐसा कुछ था। तो फर्म ने सोचा कि मेरा कस्टमर ये वाली चप्पल पसंद करेगा। ठीक है। मैंने देखा कि यार इसमें रंग जो है ज्यादा अच्छे नहीं है, मतलब ज्यादा वैसे हैं। ठीक है। अब मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं तो शायद मुझे पसंद नहीं आए होंगे, है ना। यंग लोगों को पसंद आ सकते हैं। तो यहां पर क्या गैप हुआ? क्या गैप हुआ? उसने सोचा कि मुझे पसंद आ जाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं है। तो अगर गैप है तो मार्केटिंग नहीं होगी, यानी सेल नहीं हो पाई उसकी। ठीक है। ठीक। अब यहां पर ये गैप दिए हुए हैं। कितने गैप दिए हुए हैं? कितने गैप है यहाँ पे? 5 गैप। 5 गैप। और ये 5 गैप को हम एक्सप्लेन करेंगे। 1 2 3 4 और 5 गैप। ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, देखो सुनो। यहां पहला वाला गैप जो है, एक्सपेक्टेड सर्विस। ये एक्सपेक्टेड सर्विस बाई कौन सोचता है? इस सर्विस के बारे में कौन परसीव कर रहा है? कस्टमर। कस्टमर सोचता है कि मैं जाऊं, जैसे ही मैं जाऊं बैंक के अंदर, एकदम से कैश काउंटर पे मेरा पहला नंबर लग जाए, और मैं बुक अंदर दूं और फॉर्म भर के दूं, और 2 मिनट में मुझे पैसे दे दें और मैं वापस चले जाऊं। ठीक है। अब कंपनी क्या सोचती है? कंपनी परसेप्शन ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन। कंपनी सोचती है कि 6 से लेके 10 मिनट तक कस्टमर नाराज नहीं होता। पर आजकल हाल ये है कि कस्टमर कितने मिनट में नाराज हो जाएगा? 2 मिनट में। तो यहां पे कंपनी ने कस्टमर के बारे में सही नहीं सोच पाई। ये गैप है। एक गैप ये होता है। ठीक है। दूसरा, अगर बात करें कंपनी परसेप्शन ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन और कस्टमर ड्रिवन सर्विस डिजाइन एंड स्टैंडर्ड, तो जो कस्टमर ड्रिवन सर्विसेज हैं उनके डिजाइन और स्टैंडर्ड में जो फर्क है, ठीक है, इनके बीच में जो फर्क है, ये फर्क अगर है तो इसको, ये भी एक गैप है। दूसरा, सर्विस डिलीवरी, यानी डिजाइन और स्टैंडर्ड तो बढ़िया है लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच पा रही। अगर उन तक नहीं पहुंच पा रही है तो वो क्या है? गैप 3 है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं एक्सपेक्टेड सर्विस और परसीव्ड सर्विस में भी फर्क आ गया कि डिपार्टमेंट ने सोचा कि वो ऐसा चाहता है, सर्विसेज ऐसे चाहता है, और कस्टमर ऐसी चाहता है, उनमें गैप आ गया तो 5 आ गया। ठीक है। अगला है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टू कस्टमर्स। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टू कस्टमर और सर्विस डिलीवरी के बीच में जो गैप है वो। तो बेसिकली यहाँ पर जितने भी ये गैप दिखाई दे रहे हैं, ये गैप है कंपनी के कस्टमर के बारे में क्या सोच के सर्विस प्रोवाइड करती है, डिजाइन करती है, और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को सोचती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन सारे चीजों के जो डिफरेंस है उनको हम
गैप के नाम से जानते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? गैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने सारे गैप समझा रखे हैं और इम्पॉर्टेंट है इसलिए हल्का सा देख लेते हैं इसमें। तो इसमें इन्होंने पैराग्राफ में लिख दिया, बस क्या लिखा हुआ कि सर्विस एक्सपेक्टेड बाय द कस्टमर एंड कंपनी परसेप्शन इट अकर्स ड्यू टू द इनएडिक्वेट। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये वाला गैप है किसकी वजह से होता है। तो अगर आपने क्या नहीं करा, अच्छा बोलिए, माइक खोल लीजिए। मार्केट रिसर्च अच्छा नहीं करा, लैक ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन, इनसफिशिएंट रिलेशनशिप फोकस नहीं करा, तो आपका ये वाला गैप होगा। और दूसरा गैप में अगर हम बात करें तो ये कहता है दिस अकर्स ड्यू टू एन एब्सेंस ऑफ कस्टमर ड्रिवन स्टैंडर्ड, इनएडिक्वेट सर्विस लीडरशिप एंड पुअर सर्विस डिजाइन। तो आपने देखा हुआ था कि जो अगला गैप था उसमें डिजाइन और उसमें था गैप। ठीक है, फिर थर्ड गैप में क्या बोलता है? दिस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी इन एचआर पॉलिसीज, फेलियर टू मैच सप्लाई एंड डिमांड एंड कस्टमर नॉट फुलफिलिंग रोल्स। तो अब यहां पे देखना जरा कि जो ये थर्ड गैप है, ऊपर देखिए, थर्ड गैप में बोला एचआर सर्विसेज में बोला हुआ उसने, यानी जो आपका जो बंदा है जो सर्विस को डिलीवर कर रहा है वो बंदा ठीक नहीं है, यानी एचआर की तरफ से दिक्कत है। यहाँ ये वाली चीज तो हो गई इसमें कस्टमर ड्रिवन सर्विस डिजाइन एंड स्टैंडर्ड, लेकिन यहाँ पर वो आपका जो स्टाफ है वो डिलीवर नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर अगला क्या है फोर्थ वाले में? दिस इज द रिजल्ट ऑफ इनइफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन, ओवर प्रॉमिसिंग एंड इनएडिक्वेट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो जब आपका इनइफेक्टिव मैनेजमेंट हो रहा है और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को नहीं मैनेज कर पा रहा, ओवर प्रॉमिसिंग कर दे रहा है, ठीक है, इनएडिक्वेट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जितना कम्युनिकेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा उसको, तो ऐसी कंडीशन में फोर्थ गैप। और फिफ्थ गैप है अल्टीमेट गैप बिटवीन एक्सपेक्टेड सर्विस एंड परसीव्ड सर्विस। ठीक है, विच इज द रिजल्ट ऑफ ऑल, और इन सब की वजह से ये वाला रिजल्ट निकलता है कि ये जो एक्सपेक्टेड सर्विस है और परसीव्ड सर्विस का जो गैप है वो ऊपर वाले जितने गैप हैं उन सब गैपों को मिला दिया जाए तो ये गैप बनता है। अगर वो गैप कम होंगे तो ये वाला गैप भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। चलो अब आया अगला, चेंजिंग लॉयल्टी। तो चेंजिंग लॉयल्टी जो है, ये चेंजिंग लॉयल्टी जो वर्ड आया, आजकल क्या है, कस्टमर की लॉयल्टी चेंज हो गई है। और लॉयल्टी चेंज होने से मतलब है कि अगर आप देखते हैं आपकी ब्रांच में जो ओल्डेस्ट कस्टमर हैं जिन्होंने 30 साल से आपकी बैंक में अकाउंट खोला हुआ, क्या ऐसे कस्टमर हैं? हाँ, है ना? और आप उनसे कैसा भी बिहेवियर कर ले वो आपका खाता नहीं छोड़ के जाते। तो क्या चीज है ये? लॉयल्टी तो है ये। और यही काम आप एक 25 साल वाले लड़के के साथ करके देख लो। आपसे कागज मांगता है और रिक्वेस्ट लिखता है मेरा खाता बंद कर दो, इमीडिएट क्लोज कीजिए। इमीडिएट। ठीक है, और आप भी इतने अच्छे स्मार्ट वर्कर हैं, इमीडिएट उसका खाता बंद कर देते हैं, खुश होके चले आता है कि मेरा खाता बंद हो गया। आप भी कहते हैं मैंने 2 मिनट के अंदर खाता बंद कर दिया उसका। ठीक है, होता नहीं होता ऐसा? होता है। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, कई बार ऐसा होता है आप बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपका मूड सही नहीं होता। तो वो कहता है खाता बंद कर रहा है। हम पूछते हैं क्यों? यहाँ बहुत देर होती है। तो मुझे कागज खुद ही देते हैं कि ये है फॉर्म खाता बंद करने का। ठीक है, होता नहीं होता? होता है। हो जाता है, मेरे साथ तो होता है, पता नहीं आपके साथ नहीं होता होगा। तो चेंजिंग लॉयल्टी की बात आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर अभी जो सिस्टम है कि लॉयल्टी जो है बहुत कम हो गई है कस्टमर्स में क्या है, लॉयल्टी बहुत कम हो गई है क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम में रिटेनिंग द एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है बिग चैलेंज है।
ठीक है, द मोर द बैंक्स आर इम्प्रूविंग देयर सिस्टम्स एंड mechanism for better relationship, the more of the customer are losing loyalty to the bank. Earlier customer hesitated to move the other, पुराने लोग नहीं करते थे, ठीक है, but now even for a deposit product the customer does not mind shifting his business to the, मतलब यहाँ है, अगर उसे %.5 भी ज्यादा मिल जाएगा तो सारी एफडी बंद करा के वहां चला जाएगा. Customer has become more informative about the product, rate, rights, obligation and has become cost conscious. तो ये सब चीजें कंसीडर करने लग गया. The relationship marketing will help the banker to the live to the expectation of the customers and retain. तो और रिलेशनशिप मार्केटिंग करेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये कस्टमर जब आता है इसको केवल 2 मिनट का समय रहता है, और आपको पता है ये, और आपको ये बात कैसे पता लगती है इसके बाद 2 मिनट का समय है? बिजनेस है नहीं, नेचर से नहीं. अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो जो हमारा ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, अगर हमें पता है कि ये कस्टमर गाड़ी से आया है और बाहर पार्किंग की जगह नहीं है, तो उसका काम जल्दी कर दो, ठीक है. जब आप, ये तभी हो सकता है जब आपको कस्टमर के बारे में पता हो, ठीक है. चलो, अब इंटरेस्टिंग बात आप लोगों की बुक में शायद अवेलेबल नहीं होगी, तो ये बात आती है रोल ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स इन एनालाइजिंग कंज्यूमर बिहेवियर. तो कितने लोगों के बुक में ये चैप्टर नहीं है, देखना जरा. बहुत लोगों में नहीं होगा, नहीं है सर. क्योंकि ये 5th एडिशन की बुक में है, पुरानी बुक में नहीं था ये. चलिए देखिए, बिग डेटा एंड डेटा एनालिसिस पर्सपेक्टिव. तो क्या चीजें, तो यहाँ पे पहले सिंपल सी बात आ रही कि कैसे कैसे ये चीजें शुरू हुई, और लास्ट 2 डिकेड में बहुत इंपॉर्टेंट सा हो गया जो बिग डेटा एनालिटिक्स है. मैंने बोला था कि बहुत सारी कंपनियां किसी कंट्री से ज्यादा डेटा रख रही हैं. इवन गूगल को ये भी पता है कि आप इस समय JIB की क्लास ले रहे हैं. कैसे पता होगा? आईपी है आईपी से सर. IT से? नहीं आईपी आपकी जो आईपी यूज कर रहे हैं. IP से, अच्छा अच्छा, ठीक है. और व्हाट्सएप को भी पता है कि आप क्लास ले रहे हो, वो कैसे पता होगा व्हाट्सएप को? उसमें लिंक भेजते हैं ना सर. बिल्कुल, ठीक है. व्हाट्सएप को भी पता है कि इस समय आप क्लास ले रहे हैं. आपके फोन की ईच एंड एवरी एक्टिविटी इस समय बहुत सारे जो वेब सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास है, ठीक है. मैं तो यहां तक कहता हूं कि बैंकर्स अड्डा वालों को भी पता होगा इस समय कितने बैंकर क्लास ले रहे हैं, क्योंकि जो उनका बड़ी जो कंपनी है, अनअकैडमी, बायजू और वेदांतु, ठीक है, इनका जो बिग डेटा एनालिटिक्स है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है. आपने देखा इनके जो मेंबर्स की जो संख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि ये हर उस तक पहुंच पाते हैं जो उनसे रिलेटेड होता है. और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कोई बाइंग का जो डिसीजन होता है या किसी से रिलेशनशिप, इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप में आप जाते हैं, कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, वो करने के लिए आपको क्या होता है, रिपीटेशन. जब बहुत बार कोई रिपीटेशन होती है तो आप लोग थोड़ा सा क्या हो जाते हैं कि हाँ यार इसको कर लेते हैं, ठीक है. और कल हमने ये बात पढ़ी थी कि कितने बार रिपीटेशन होने से बाइंग कंफर्म सी हो जाती है. 6 बार सर. 7 से 8 बार था ना, 6 से 8 बार लिखा था ना, ठीक है. कल बुक में ही था आपके, ठीक है. तो यहाँ पर जो डेटा एनालिसिस के लिए कुछ चीजें हुई हैं. 97 में ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग हुई, 2000 में बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिसिस हुआ, ठीक है. 2010 में डेटा एनालिसिस यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल एनालिसिस हुआ. प्रेजेंटली अभी क्या चल रहा है, डेटा एनालिटिक्स फॉर वास्ट वेरिड
एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, इनके लिए क्या है, बिग डेटा सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ट्रेडिशनल टूल्स आर इनएडिक्वेट टू प्रोसेस द डेटा फॉर ऑल डिसीजन मेकिंग एंड इंसाइट ऑफ द बिहेवियर। ठीक है, और यहाँ पर एक कंपनी है, इसका नाम क्या है, आप लोग पढ़िए जरा। मैकिन्सी। मैकेंजी कंपनी, ये कंसल्टेंसी ग्रुप है बहुत बड़ा दुनिया में। स्टेट बैंक ने कई बार इसकी सर्विसेज ली थी, और एक फनी चीज मैंने जो महसूस की थी, ये इससे कंसल्टेंसी कराई जाती थी, इसको करोड़ों रुपए दिए जाते थे, 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए, और वो करोड़ों रुपए में एक रिपोर्ट देती थी। फिर 5 साल बाद इसको फिर बुलाया जाता था, जो पुरानी रिपोर्ट थी उसको चेंज करके जो पहले से चला था उसको दोबारा ले आती थी ये। लेकिन वो बड़ी मोटी बुक बना के देती थी, उसमें कारण लिखती थी, तो लगता था हाँ ये सही कह रहे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी कंपनीज है। डिजिटल चैनल्स हैड ए शेयर ऑफ, तो 30% कस्टमर इंटरेक्शन में ये है, लेकिन अभी मेरे को लगता है 2015 की बात है, अब ये बहुत बढ़ गया होगा। या तो मैं तो कहता हूँ डिजिटल चैनल शायद 95% हो गया होगा। डिजिटल कस्टमर टुडे मे हैव चॉइस, स्मार्टफोन, टैबलेट, गेमिंग कंसोल एंड न्यूमरस एप्लीकेशन। Thus, there are multiple modes through which a customer interact and transact online। तो ये सिंपल बातें हैं। आगे देखिए, the big data term was first used by the decade of 90s। It conveyed increasing data volume generated in digital world। तो अब इतना हो गया है कि जनरेट इतना डेटा हो रहा है। आप देखो, आपके में जो लोकेशन ऑन होती है, लोकेशन ऑन होने का मतलब सबको पता है आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। तो अब इंटरनेट इतना फ्री सा हो गया है कि आप लोग इंटरनेट अब ऑफ ही नहीं करते। ठीक है, और अगर आप इंटरनेट ऑफ नहीं कर रहे हैं तो आपकी सारी एक्टिविटी पॉइंट एक एक सेकंड में शेयर हो रही हैं। जो जासूस लोग होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखते ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखने का मतलब कैरी नहीं करते हैं, लेकिन जो उनका सेटअप होता है वहां पे सब कुछ लगा होता है, तो उनकी ट्रेसिंग ना हो पाए। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी द कॉन्सेप्ट वाज एक्सपेंडेड आल्सो। तो यहाँ पे विद दिस 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बिकेम एसोसिएटेड विद द बिग डेटा। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये एक क्वेश्चन आ गया आपका कि बिग डेटा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। कितना है, कितनी तेज चलता है, और कितने तरह का है। ट्रिपल वी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, 3V। और ये किसने दिया हुआ है, गार्टनर। इसके 3V है, वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। वहां पर क्या होगा, इन 3 के साथ एक और V आ जाएगा। जैसे 2-4 V बोलना जरा, अपने मन से बना के बोलो। वैल्यूशन, वैलिड, वैलिड भी हो सकता है, गुड, या वैलिडिटी हो सकता है, वैलिड हो सकता है। ठीक है, वाउचर, वाउचर भी हो सकता है, वॉइस। ठीक है, तो एक सिंपल हो गया वा। ठीक है, वर्सैलिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, गार्टनर ने बोला बिग डेटा की जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, सब्सिक्वेंटली फ्यू अदर कैरेक्टरिस्टिक्स वर एसोसिएटेड विद। तो और आ गई, कौन आई, क्या बोला, अब देखो हमने इतना दिमाग लगाया, हम 5 सोच पाए और 3 इसने यहाँ दे रखी हैं, वेरासिटी, वैल्यू एंड वेरिएबिलिटी। ठीक है, तो इसमें अदर बिग डेटा के वीज हैं। बिग डेटा कैन बी माइंड। माइंड का मतलब क्या होगा, माइनिंग करना। ठीक है, एक होती है डेटा में, हम लोग उसमें भी पढ़ेंगे, जो 3rd मॉड्यूल है हमारा, वहां पर हम पढ़ेंगे डेटा माइनिंग एंड वेयर हाउसिंग। क्या पढ़ेंगे, माइनिंग एंड वेयर हाउसिंग। इन दोनों में क्या फर्क है?
डेटा माइनिंग एंड वेयर हाउसिंग। कौन सा स्टेप पहले किया जाता है? माइनिंग से। देखो, अगर कोयले की बात करें तो पहले माइनिंग ही करेंगे तब वेयर हाउसिंग होगा। लेकिन डेटा में उल्टा है। क्या उल्टा है? आप माइनिंग करेंगे कहां से? वेयर हाउस से। ठीक है, मींस जहां पे डेटा आपका अवेलेबल है। कोयला तो अवेलेबल, नेचुरली अवेलेबल है। कोयले को आप या ऐसा कह ले कि माइनिंग जहां से कर रहे हैं वहां पहले से क्या है कोयले की? स्टॉक से। स्टॉक है, उसको हम टेक्निकली वेयर हाउसिंग बोल दें। ठीक है, जी। ठीक। तो डेटा के मामले में पहले वेयर हाउसिंग होती है और बाद में क्या होती है? माइनिंग। ठीक है, तो यहां बोलता है बिग डेटा कैन बी माइंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड यूज्ड इन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग एंड अदर एडवांस एनालिटिक एप्लीकेशन। आप लोग ये मेरी बात को रियलाइज कर पा रहे हैं कि बिग डेटा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके उसमें? कन्विंस हो पा रहे हैं इस बात से? यस सर। है? यस सर। हाँ सर। हाँ, आपकी कई लोगों की बुक में नहीं है, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है इस बिग डेटा वाले को ध्यान से पढ़ो। लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन आए थे इसमें से। एक एक चीज को थोड़ा सा एक और फर्क है कि जब आप बैंक में जॉब करने की तैयारी कर रहे थे वो, और अब आपको 2-3 साल बैंक में कम से कम हो चुके हैं वो। कोई ऐसा स्टूडेंट्स भी है जिसको अभी 1 साल नहीं हुआ बैंक में? एक साल कोई हुआ है? 1 साल हुआ अभी। 1 साल हुआ है अभी आपको? जी सर। जयदीप जी बोल रहे हैं? जी सर। अच्छा, कौन से बैंक में आप? यूनियन बैंक, कहाँ पोस्टिंग है आपकी? गुजरात अमरेली। कहाँ पे? गुजरात में अमरेली डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, गुजरात में। हमारे बारे में कैसे मालूम हुआ आपको? सर क्लिक से पता चला। किससे? सर हमसे सीनियर है, उनसे पता चला। अच्छा, सीनियर से। चलो गुड, वेलकम है आपका। तो जो लोग अभी बैंक में आ गए हैं और जब आप लोग बैंक से पहले थे, आपके माइंड के जो प्रोसेस में है बहुत चेंज आ जाना चाहिए। ऐसा मैं कह सकता हूं, अब आप बच्चे नहीं रहे। उस समय पे आपका सोचना और आज सोचना बहुत ड्रास्टिक चेंज हो सकता है। और वो चेंज की वजह से ये जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमारा एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। हम ये क्यों पढ़ना चाहिए हमको? ये नॉलेज भी है सर। नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है। बैंक में रहेंगे तो इन सब चीजों का यूज होगा। आपने देखा होगा कई हाईली एकेडमिशियन होते हैं लेकिन वो जब जॉब में आते हैं तो वो फेल रहते हैं। उसका रीजन पता है क्या है? वो चीजों को केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, उन चीजों को इम्प्लीमेंट वगैरह नहीं करते हैं और परवाह भी नहीं करते हैं। तो इन चीजों को जो बिग डेटा वाला हम पढ़ रहे हैं ये आपको अपने उसमें इम्प्लीमेंट सा करना, सोचना है क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इसी के साथ सब लोगों को एक काम करना है। सब लोगों को जोर जोर से इसके जो वीज हैं, 7 वीज, वो बोलने। बोलिए। वॉल्यूम, वेलोसिटी। हाँ, वैरायटी, वेरासिटी, वेरिएबिलिटी, वैल्यू। वॉल्यूम। और जो वैरायटी था वो हाँ पहले variety, वाले में था, नए वाले में?
पहले वाले में पहले वाले में वॉल्यूम, वेरासिटी, वैरायटी और IT variability, वेरिएबिलिटी। value, ठीक है, फिर बाद में क्या है? 3 जो आए veracity, बोलो। value, variability, Value variability. वैल्यू, variability. वेरिएबिलिटी तो पहले बोल दिया। चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए। तो पहले जो 3 थे, वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी, और वेरिएबिलिटी, वैल्यू और वेरासिटी, ये 3 बाद में आए। तो कुल मिला कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है। The term big data is viewed in the context of small data. अब देखो, contrast to the term small data. तो contrast का मतलब उसकी अपोजिट हो गई, which is used to describe data of such volume and format that renders it capable of being analyzed with self-service analytics. A commonly quoted axiom is the big data is for machines, small data is for people. यानी बहुत ज्यादा डेटा का एनालिटिक्स कौन नहीं कर सकता? लोग नहीं कर सकते। लोग बोल रहा ना कि पीपल के लिए कौन सा डेटा यूज होता है? स्मॉल डेटा। स्मॉल डेटा। ठीक है, बहुत बड़ा डेटा होगा तो आप नहीं उससे कुछ निकाल पाओगे, मशीन ही कर पाएगी। Big data analytics refers to the analytic process adopted for data sets that are huge in magnitude and comprise of wide variety of data. तो उसने वैरायटी बोली और huge को वहां पे क्या बोला उसने? क्या लिखा हुआ मैंने? Volume. Volume. The objective of such analysis from marketing perspective is to decipher the latent pattern. अब decipher का मतलब क्या होता है? एक साइफर होता है, एक डिसाइफर होता है। साइफर का मतलब होता है कोडिंग करना, डिसाइफर का मतलब होता है कोड को तोड़ना। तो वो ये कह रहा है कि उस डेटा के अंदर एक लेटेंट पैटर्न होता है, छुपा हुआ पैटर्न होता है, कस्टमर का सेगमेंटेशन होता है, आइडेंटिटी द मार्केट ट्रेंड्स होता है, टू एसेस द मार्केट डिमांड होता है, टू डिटरमाइन द सबटल कोरिलेशन अमंग वेरियस फैक्टर होता है। यानी ये कह रहा है कि डिसाइफ करता है, इन सब चीजों की जानकारी हमको देता है। कौन से पर्सपेक्टिव से? मार्केटिंग पर, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इतनी सारी चीजों की जानकारी देता है, डिसाइफ करता है। ठीक है। एंड अबव ऑल आइडेंटिटी, ऑल टू आइडेंटिफाई द कस्टमर प्रेफरेंस स्पेशली एट द ग्रेनुअल लेवल। तो यहां बोल रहा है कि वो आइडेंटिफाई करता है कि कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या है। ठीक है। बिग डेटा एनालिटिक्स इज ऑल्सो यूजफुल फॉर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन अदर एरिया ऑल्सो, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइजिंग HR, बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, एक्सेट्रा। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा, बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी हमने पढ़ी, तो वही चीजें इन्होंने जो है वी करके, पहला है वॉल्यूम, वैरायटी और वेलोसिटी। तो वॉल्यूम तो ये समझ में आ गया कि कितना बड़ा डेटा है, यहाँ देखो आर रियली ह्यूज। ठीक है। और कितना मैग्नीट्यूड का होता है, किस में आता है वो डेटा? TB, petabyte, टेराबाइट, exabyte. पेटाबाइट, इवन एक्साबाइट। तो इसमें एक तो सुन रहे हैं आजकल हम, कौन सा वाला? Terabyte. कि हमारी हार्ड डिस्क इतने TB है। मैंने फर्स्ट कंप्यूटर लिया था 256 उसकी वो थी MB। ठीक है। हाँ, अब देखो डेटा कैप्चर ओवर टाइम, तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात आ गई। ठीक है। वैरायटी में क्या होगा? सेवरल टाइप्स ऑफ डेटा। अब सेवरल टाइप्स में डेटा में क्या बोलता है? इज वाइड कवरिंग डेटा इन ऑल फॉर्म्स। वॉल्यूम है, सॉरी वॉइस है, म्यूजिक, वो वीडियो है, पिक्चर है, टेक्स्ट है, PDF है, साउंड है, सब ये हो। ठीक है। द डेटा कुड बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। We shall know a little more subsequent बाद। तो अब आया अगला वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या बात आ रही है यहाँ पे कि जो टाइम फैक्टर है, कितने समय में, गिवन न्यूमरस सोर्सेस, लार्ज कस्टमर बेसिस एंड ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन।
तो बहुत तेजी से बदलता रहता है. The speed of generation of data has become important. Added to this, the need for analyzing the data sooner than later and on continuing basis rather than periodically. तो यह बोलता है कि रियल टाइम बेसिस में हमें उन डेटा को वो करना है, और वो नीड ऑफ द आवर मतलब हर समय में कुछ और डेटा कुछ अलग रिजल्ट दे सकता है, तो हमें इसमें कंटिन्यूस जो नया नया डेटा आ रहा है उस पर भी ध्यान में रखना है. वेरासिटी का मतलब देख लिए, we realize the importance about the correctness और reliability of data. तो वेरेसिटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कितना जेन्युइन है. The accuracy of data would impact the finding of analysis. ठीक है. The degree of certainty of given data set is its verity. तो वो कितना certain data है उसके हिसाब से उसको वेरेसिटी बोलते हैं. This is an important determinant of the quality of data. Variability. Sets of big data which are less consistent than conventional transaction data and may have multiple meaning. Formatted हो सकता है और formatted in different ways. तो variability कई तरह का डेटा हो सकता है. Value. The objective of data analytic is to take business decision based on the fact and objective information rather than intuitively or subjectively. Thus, the worth of any data is in its relevance and extent of utility. तो यहाँ ये कहने का मतलब है कि वो डेटा की क्या रेलिवेंस है और आपकी यूटिलिटी उस पर क्या है, तो आपके लिए वो डेटा क्या करेगा, वैल्यू करता है. एज एनी डेटा एनालिटिक्स एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स द कॉस्ट एंड बोथ कलेक्शन. तो उसमें आपको कलेक्शन में भी खर्चा करना पड़ता है और एनालिसिस में भी खर्चा करना है. इट इज इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट डिटरमाइन द पॉसिबिलिटी ऑफ मोनेटाइजिंग द डेटा दैट इज रीप्ड. अब यहाँ पे क्या बोला है कि मोनेटाइजिंग द डेटा क्या हुआ, इसको बता सकते हैं इसका मतलब क्या है. मोनेटाइजिंग द डेटा, आपके पास डेटा अवेलेबल है, तो मोनेटाइजिंग द डेटा का मतलब क्या है प्रोसेस कि आप उस डेटा को फाइनेंशियली यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, मतलब आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. चलो अगला है टाइप ऑफ डेटा. हालांकि ये टॉपिक जो है हमारा उसमें भी कवर होता है कि इसमें आईटी वाले में, तो क्वेश्चन उसके लिए भी हो सकता है. तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसीव न्यूमरस डेटा कनेक्टेड विद देयर कस्टमर्स एंड ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट द फॉलोइंग. तो कौन कौन सी टाइप के डेटा होते हैं, तो उसमें बोला है कि विच द डेटा इज, कौन से पैरामीटर हैं डेटा के, लोकेशन वाइज, डेमोग्राफी, प्रोडक्ट यूज्ड, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, बिहेवियर पैटर्न, लाइफ स्टाइल, इंटरेक्शन, सोशल सर्कल. अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसके अलावा एक टाइप आप बता दो कि डेटा जो स्टोर होता है वो लोकेशन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, बिहेवियर पैटर्न, इंटरेक्शन, डेमोग्राफिक, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, लाइफ स्टाइल, सोशल सर्कल. किसी और तरह भी डेटा आप किसी और एंगल से भी डेटा इकट्ठे कर सकते हैं. जी सर, टाइम के हिसाब से सर. इंटरेस्ट वाइज, टाइम सर. इसमें इंटरेस्ट मींस ब्याज, नो 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 नो. तो वो बिहेवियर पैटर्न में आ जाएगा. फिर उसका इंटरेस्ट कैसा है. हाँ, इसमें कैसे करते हैं कि यहाँ जो लाइफ स्टाइल है तो वहां पर आ सकता है आपका वाला ऑप्शन, आ सकता है ना.
कि उसका क्या इंटरेस्ट है। और बताओ। नहीं निकल रहा। लोकेशन, प्रोडक्ट, बिहेवियर, इंटरेक्शन, सोशल सर्किल सर्किल। तो नहीं यार, आवाज आ रही है। सर माइक बंद करवाइए किसी का। हाँ सर, माइक बंद करवाओ सर। ये ललित सर का माइक बंद करो सर। ललित साहब का बहुत आवाज आ रही है सर। मैं तो कोशिश तो करता हूँ कि माइक बंद कराऊं और सोचता हूँ कि सबका माइक बंद करूं, लेकिन मुझे लगता है कि सबका माइक बंद करने में कहीं कहीं पे दिक्कत आती है। भैया जो माइक आपकी डिस्टर्ब करेंगे उनको हम थोड़ा सा कह देंगे जाओ संडे मनाओ फिर है। लोग हैं अपना माइक बंद रखें, जब बोला जाता है तब खोलें तो अच्छा है। ठीक है, आपकी डिस्टर्ब होगा तो सबका मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एजुकेशन वाइज कस्टमर की एजुकेशन कितनी है उसके हिसाब से वर्क एक्सपीरियंस के। तो अगर मैं ये दो डेटा बोल रहा हूँ तो आप ये डेटा इन ग्रुप में कहाँ भेज सकते हैं बताएंगे आप। ये दो ग्रुप, इन ग्रुप में से कहाँ जो एग्जिस्टिंग एच ग्रुप है ना, एच तक सोशल भेज सकते हैं। कहाँ पे? सोशल सर। नहीं, ये अगर भेज सकते हैं तो हम यहाँ भेज सकते हैं। इंटरेक्शन नहीं, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब समझते हैं? उसका जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब एक पर्टिकुलर कस्टमर से रिलेटेड जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसको डेमोग्राफिक डेटा बोलते हैं। एड्रेस क्या है उसका, फोन नंबर क्या है। ठीक है, चलो डेटा में उसने बोला हुआ है कि दो फंडामेंटल कैटेगरी हैं। कौन कौन सी फंडामेंटल कैटेगरी है? पहली कैटेगरी कौन सी है? स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होता है? आर मोस्ट फेमिलियर विद एंड डील विद। तो दिस इज द डेटा द बैंकर्स आर मोस्ट फेमिलियर, तो इससे ज्यादा वो डील कर पाता है। डेटा कैन बी द टेबुलेटेड इन ए मैट्रिक्स, टेबुलर फॉर्म में, कैन बी वर्क अपॉन ए कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा। तो टेबुलर फॉर्म में जो डेटा है उसको हम स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं। दिस इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। इन केस ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा ईच टर्म यूज इज क्लियरली एंड प्रिसाइसली डिफाइंड। पता होता है कि डेट ऑफ बर्थ है ये इनकी सैलरी है, ये इनका अकाउंट ओपनिंग डेट है। It has been estimated several exercise this type of data is form around 10 to 20% of the total global data। तो दुनिया में जो डेटा है उसमें जो स्ट्रक्चर डेटा है वो कितने परसेंट है? 10 से 20%। ट्रेडिशनल एनालिटिकल टूल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैव बीन डिजाइन टू प्रोसेस द एनालिटिकल। तो अधिकतर जो ट्रेडिशनल जो हमारे एनालिटिकल टूल्स हैं वो कौन से डेटा को करते हैं? स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर आपने सुना हो कि आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रही है उसमें जो डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी एक्सेस कर पा रहा है। मींस कोई ऐसी हरकत जो अभी तक उसमें पहले से फीड नहीं थी, नई हरकत आ गई, वो न्यू एक्शन को भी समझ के प्रोसेस कर पा रहा है जिसका पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आएगा। तो ये बोला कि एज विल बी नीडेड नोटेड दैट द ग्लोबल 80 to 90% नॉट स्ट्रक्चर्ड। ज्यादा से ज्यादा डेटा क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड है। एज इविडेंट फ्रॉम द नेम द डेटा डज नॉट हैव एनी आइडेंटिकल इंटरनल स्ट्रक्चर। कोई स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज ए वेराइटी ऑफ फॉर्म्स एंड फॉर्मेट typically of large size। Unstructured data cannot be processed or analyzed using जो पुराने टूल्स हैं उनसे नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, द स्टोरेज सिस्टम रिक्वायर्ड ऑल्सो डिफरेंट, उनका स्टोरेज भी अलग है। हाउएवर द इमेंस वैल्यू ऑफ दैट टाइप ऑफ डेटा इज in its utility in providing information on issues like the reason for drop of sales of। अब देखिए इसने बोला कि वो कौन से कारण हैं जिससे किसी प्रोडक्ट की सेल ड्रॉप हो गई। तो वो बहुत से न्यूमरस कारण हो सकते हैं, तो उनको सेट करना बहुत सारे रीजन आ सकते हैं, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड है। और द फ्यूचर प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, कस्टमर आगे क्या चाहेगा। एग्जाम्पल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा आर टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट फाइल्ड।
यानी उसमें पूरी कहानी लिखी हुई है, तो उसको टेबुलर फॉर्म में नहीं कर पा रहे हैं आप, आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, हर एक बंदे की अलग कहानी होगी, ठीक है। ऑल्सो एग्जिस्ट ए सेट ऑफ डेटा दैट लाइज इन बिटवीन द टू कैटेगरी। अब इसमें स्ट्रक्चर्ड में भी क्या आ गया, सेमी स्ट्रक्चर्ड, तो दीज टू कैटेगरी, तो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में बोलता है दिस कैटेगरी ऑफ डेटा हैज ए मिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम बोथ द अदर कैटेगरी। एग्जाम्पल सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा आर वेब सर्वर लॉग्स एंड स्ट्रीमिंग डेटा ऑफ द सेंसर। अब यहाँ पे बोला है कि जो वेब सर्वर पर लॉग करते हैं, मतलब कौन कौन सी वेबसाइट को आप स्विचिंग कर रहे हैं, इसको लॉग बोलते हैं। ईच एंड एवरी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना लॉग कहलाता है। आपने गाड़ी में सुना होगा लॉग बुक होती है, वेबसाइट में भी लॉग होता है कि कब कब किसने लॉग इन किया, लॉग रिपोर्ट भी बोलते हैं उसे, ठीक है। अनदर डायमेंशन ऑफ विच डेटा कैन बी कैटेगराइज इन द नेचर ऑफ सोर्स, मशीन जनरेटेड या ह्यूमन जनरेटेड। दिस कैटेगराइजेशन इज एप्लीकेबल बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड, तो ये जो डेटा होता है मशीन करे या कोई भी करे तो वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड। Thus categorizing data on both these dimensions, these could be placed under the following 4 category। तो अब यहाँ पे जो डेटा को इसने बोला उसमें 4 कैटेगरी, ये मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, सही है। तो स्ट्रक्चर्ड भी मशीन जनरेट कर सकती है ह्यूमन, और अनस्ट्रक्चर्ड भी मशीन कर सकती है या ह्यूमन। तो 4 तरह का डेटा है। ये भी स्क्रीन जो सामने है, मुझे लगता है इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकता है आपसे, ठीक है। तो मशीन जनरेटेड में तो ये चारों जो कैटेगरी हैं चारों टेबल से दी हुई है। सबसे पहले ये वाली टेबल दी गई है, फिर उसके बाद ये वाली, यानी पहली वाली जो है वो मशीन जनरेटेड डेटा के बारे में क्या बात करें। जैसे इसमें कौन कौन से हैं, फाइनेंशियल डेटा लार्जली मशीन जनरेटेड एंड बिकम्स इंक्रीजिंगली सो, लार्जली मशीन जनरेटेड एंड बिकमिंग इंक्रीजिंगली सो। तो फाइनेंशियल डेटा जो होता है अगर मशीन जनरेटेड है, स्ट्रक्चर्ड है, तो उसमें बोलेंगे फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल डेटा, पॉइंट ऑफ सेल डेटा क्या हुआ कि आपके वो जो पीओएस मशीन होती है उसमें कितने लोगों ने ट्रांजेक्शन किया, कौन कौन जनरेट करेगी इस डेटा को, मशीन करेगी और स्ट्रक्चर्ड करेगी, ठीक है। वेब लॉग डेटा, भाई वेबसाइट में जो भी लॉगिन हो रहा है वो मशीन ही कर सकती है, ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे ही सेंसर डेटा, वो जो दरवाजों पे लगे होते हैं ना, ठीक है, हाँ। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिकली जो कलेक्ट हो रहे हैं वो मशीन जनरेटेड स्ट्रक्चर डेटा है। अब एक और मशीन जनरेटेड डेटा है, लेकिन वो कैसा है, अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है, साइंटिफिक डेटा है। अब इसमें क्या आता है, एक्सप्लोरेशन डेटा, सेस्मिक इमेजनरी मतलब जहाँ पे वो भूकंप वगैरह आता है, और ऑटोमेस्फेरिक डेटा। तो ये डेटा कैसा है, ये अनस्ट्रक्चर्ड है, तो हर जगह का कुछ डिफरेंट टाइप का रहता है यहाँ पे, ठीक है। डिजिटल सर्विलेंस फोटो और वीडियो, जो आपके सड़कों में कैमरे लगे होते हैं पुलिस वालों के, ठीक है। इस सैटेलाइट इमेजनरी, वेदर डेटा, लैंड, तो वो क्या पिक्चर वगैरह से देखा जाता है ज्यादा, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर डेटा होता है वो टेबल वगैरह से एक्सेल में आ जाएगा, आपका स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन जो एक्सेल वगैरह में नहीं आ पाता है वो डेटा हमारा कौन सा है, इसमें स्ट्रक्चर्ड। अब यहाँ पे देखो सेंसर डेटा में जो ट्रैफिक और वेदर, ट्रैफिक का मतलब है वो आपने देखा गूगल में देखा होगा कि वो सेंसर से इतनी जगह भीड़ है, इस रास्ते से मत जाइए, ऐसा कुछ होता ना, तो वो इसमें। तो ये अभी हमने 2 टेबल किसकी पढ़ी, बोलिए आप लोग जोर से। structure and unstructured. मशीन जनरेटेड डाटा, मशीन जनरेटेड स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो मशीन जनरेट करती है। अब आएगा ह्यूमन जनरेटेड। ह्यूमन जनरेटेड में क्या होता है, फाइनेंशियल डेटा में कुछ ह्यूमन भी जनरेट करता है, स्टिल सम इज जनरेटेड मैनुअली। मींस आप क्या कर रहे हैं, आप सबकी लोन वाली फाइल निकाल रहे हैं, ठीक है। उस फाइल में जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में नहीं डली थी उसमें देख रहे हैं कि उसने लिखा हुआ कि मेरे पास एक कार है, तो आप नोट कर रहे हैं कि कितने लोगों के पास कार है, ठीक है। इनपुट डेटा, वेरियस डेटा दैट इज फेड मैनुअली, वेरियस डेटा दैट इज फेड, तो कई डेटा क्या होता है आप मैनुअली फीड कर रहे हैं। और क्लिक स्ट्रीम डेटा,
डेटा जनरेटेड ऑन द वेब सर्फिंग एक्टिविटी ऑन कस्टमर्स थ्रू वेब पेज। तो वेब पेज में आप जा करके देख रहे हैं कि कौन से पेज में क्लिक हुआ है, ठीक है। तो ये ह्यूमन जनरेटेड स्ट्रक्चर डेटा है। अब अनस्ट्रक्चर्ड ह्यूमन जनरेटेड डेटा क्या है? ईमेल डेटा। ईमेल डेटा में क्या है? इट्स मैसेज इज अनस्ट्रक्चर्ड। अब ईमेल क्या है? अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर में क्या है? ईमेल एक बड़ा सा ईमेल आया हुआ है, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उसको, तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ह्यूमन जनरेट कर रहे हैं और उसको कहीं स्टोर कर रहे हैं, या इसको हम कहते हैं कि ये कुछ सेमी स्ट्रक्चर टाइप का होता है। सोशल मीडिया का डेटा फ्रॉम वेरियस सोशल मीडिया ऐप लाइक फेसबुक और ट्विटर। वेबसाइट डेटा यूट्यूब या इंस्टाग्राम। मोबाइल डेटा टेक्स्ट मैसेज या लोकेशन। कम्युनिकेशंस चैट फोन रिकॉर्डिंग। मीडिया MP3 ऑडियो वीडियो फाइल्स। और बिजनेस एप्लीकेशन प्रोडक्टिविटी एंड एप्लीकेशन फाइल, टेक्स्ट फाइल, वर्ड डॉक्यूमेंट। तो जो आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो बेसिकली पिक्चर, फाइल, ईमेल, वॉइस, सीन, सेंसिंग, स्पीड, ये एक तरह का जो डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर होता है। और जो डेटा प्रॉपरली स्टोर किया जाता है वो कौन सा डेटा होता है? स्ट्रक्चर। और ये डेटा मशीन से भी कलेक्ट किया जा सकता है और किससे? ह्यूमन बीइंग से भी। तो कितने तरह का डेटा पढ़ लिया हमने? 4 तरह का, ठीक है। तो बिग डेटा में जो डेटा होता है उसको कितने टाइप में डिवाइड करते हैं? 4 तरह के में डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलो अभी इस वाली क्लास के लिए इतना ही। और अभी आपकी 10:30 से जो क्लास होगी रेशियो एनालिसिस की क्लास होगी, इसकी इम्पोर्टेंस आपको बहुत जगह यूज होता है। एक आपके एग्जाम का तो पॉइंट ऑफ व्यू है ही है AFB का, लेकिन इसका कोई क्वेश्चन PPB में भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा जब आप बात करते हैं इसकी प्रमोशनल एग्जाम की, ठीक है, और ये जो है बेसिकली बैलेंस शीट बेस होता है। तो कोई भी रेशियो अगर करना है तो उसका फॉर्मूला याद करना है पहली बात। अब फॉर्मूले में जो वैल्यूज हैं, जैसे मान लिया उसने बोला कि करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट कहाँ से निकाल के लाएंगे आप? बैलेंस शीट से निकाल के लाएंगे। कौन कौन से आइटम उसमें आते हैं? तो ये अच्छी तरह सीखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो 10:30 से होगी ये क्लास। तब तक आप लोग अपना जो कोई काम इम्पोर्टेंट है वो कर लीजिए, ठीक है।